सिचुएशन में किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे वो लागू हो सकती है। टेलर का ये मानना है कि कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी उसको भी हमें जो है साइंटिफिक प्लानिंग के साथ करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। इस चैप्टर में हम अभी तक पढ़ चुके हैं मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स, इंपॉर्टेंस और एफडब्ल्यू टेलर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 मेन प्रिंसिपल्स दिए हैं एफडब्ल्यू टेलर ने। आज हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इन द अर्लियर डेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अर्लियर डेज में, इन द अब्सेंस ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट थ्योरी ऑफ फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई थ्योरी का यूज नहीं किया जाता था, factory owner or managers relied on personal judgment in attending to the problems they confronted while managing their work. जो फैक्ट्री ओनर थे और या जो मैनेजर थे वो किस पे डिपेंड थे? अपने पर्सनल जजमेंट पे। अटेंडिंग टू द प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज करते थे। दे कन्फ्रंटेड, वो जो है आपस में उनमें मतभेद भी हो जाता था। व्हाइल मैनेजिंग देयर वर्क, अपने काम को मैनेज करते टाइम उनमें जो है आपसी मतभेद भी हो जाता था। दिस इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज रूल ऑफ थंब। इसको हम रूल ऑफ थंब भी कह सकते हैं। मैनेजिंग फैक्ट्रीज बाय रूल ऑफ थंब एनेबल देम टू हैंडल द सिचुएशन बाय एज दे अरोज। जब कोई भी जो ऐसी सिचुएशन अराइज होती थी उसको हैंडल करने के लिए रूल ऑफ थंब को जो है फैक्ट्री मैनेजर्स थे उसको यूज करते थे, बट सफर्ड फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ ट्रायल एंड एरर अप्रोच। लेकिन वो जो है उनकी एक लिमिटेशंस थी, वो क्या थी? ट्रायल एंड एरर अप्रोच। मींस उनको कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पहले ट्रायल करना पड़ता था। अगर उसमें फिर कोई एरर आ जाती थी तो उसमें फिर से उसको ट्रायल करना पड़ता था और इस तरह से जो है काफी टाइम वेस्ट हो जाता था। फॉर देयर एक्सपीरियंसेस टू बी इम्यूलेटेड, उनके एक्सपीरियंस को मैच करने के लिए इट वाज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट वर्कर्स एंड व्हाट वर्क्स एंड व्हाई डज इट वर्क्स। ये आवश्यक था जानना कि क्या काम करना है और क्यों करना है। For this there was a need to follow an approach. इसके लिए उनको एक आवश्यकता थी एक ऐसी अप्रोच को फॉलो करने की that was based on the method of science, जो कि साइंटिफिक मेथड पर बेस हो। डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, पहले एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना। डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, फिर एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को डेवलप करना। एंटिसिपेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, जो कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं उनको एंटिसिपेट करना। मेजरिंग प्रोग्रेस को मेजर करना। एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन, और कंक्लूजन निकालना। इन दिस सिनेरियो टेलर emerged एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके लिए जो टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा गया। He proposed scientific management as opposed to rule of thumb. उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को रूल ऑफ थंब के बिल्कुल अपोजिट प्रपोज किया। He broke up human activity into small parts. उसने ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती थी, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड फाउंड आउट हाउ इट कुड बी डन इफेक्टिवली। और ये जानने की कोशिश की कि इसको इफेक्टिव वे से किस प्रकार हम कर सकते हैं इन लेस टाइम, कम से कम समय में, एंड विद इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, और जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किस तरह से कर सकते हैं। It suggests conducting business activity according to standardized tools, method and trained personnel in order to increase the output, improve its quality and reduce cost and wastage. जो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो सजेस्ट करते हैं
एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए जो कि स्टैंडर्डाइज टूल्स के अकॉर्डिंग हो, मेथड के अकॉर्डिंग हो, ट्रेंड पर्सन्स हो, जिससे कि जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो, इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, क्वालिटी इम्प्रूव हो और रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट कम से कम आए और वेस्टेज भी कम से कम हो। इन द वर्ड्स ऑफ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। जो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन, आपको क्या, यह जानना कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट, और देखना कि वो जो है इस काम को बेस्ट वे से करें और चीपेस्ट वे से करें। द Bethlehem Steel Company where Taylor himself worked achieved threefold increase in productivity। जो Bethlehem जो स्टील कंपनी थी जहां पे टेलर खुद काम करता था, उसने जो है 3 गुना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की, और इन बाय अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो मैनेजमेंट के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे उनको अप्लाई करके बेथलेहम स्टील कंपनी में टेलर ने खुद वहां पे 3 गुना जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है। हमने रूल ऑफ थंब के बारे में पहले ही पढ़ा है कि हमें जो है एक ऐसा रूल फॉलो करना पड़ता था जो कि मतलब कि एक्सपीरियंस से तो डेवलप हुआ है लेकिन जो साइंटिफिक नहीं है। ए जनरल प्रिंसिपल डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटल रेदर देन साइंटिफिक मीन्स। रूल ऑफ थंब का मीन्स होता है कि एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि एक्सपेरिमेंट बल पे तो डेवलप हुआ है लेकिन जो साइंटिफिक नहीं है, मीन्स जिसका को फॉलो करके मीन्स सही रिजल्ट निकल के आएगा, ये कंफर्म नहीं है। We have already referred to the limitations of the rule of thumb approach of management। हम जो है पहले ही रूल ऑफ थंब जो अप्रोच है उसकी जो लिमिटेशंस है, कौन सी लिमिटेशन, ट्रायल एंड एरर अप्रोच, उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एज डिफरेंट मैनेजर्स वुड फॉलो देयर इंडिजीनियस रूल्स ऑफ थंब, it is obvious that all would not be equally effective। जो अलग अलग जो मैनेजर्स हैं जो अपना इंडिविजुअल जो रूल ऑफ थंब को फॉलो करते हैं, इससे यह क्लियर है कि जो वुड नॉट बी इक्वली इफेक्टिव, कि वो जो है सभी जगह इक्वली इफेक्टिव नहीं हो सकता। टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। टेलर का मानना है कि बस एक ही जो है बेस्ट मेथड है एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। इस मेथड को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, स्टडी करके और एनालाइज करके। द मेथड शो डेवलप्ड, और इस तरह से जो मेथड डेवलप किए जाते हैं स्टडी करके और एनालाइज करके, शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब, वो रूल ऑफ थंब के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन पर भी लागू हो सकते हैं। रूल ऑफ थंब में क्या होता है कि कोई एक सिचुएशन में किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे वो लागू हो सकती है और वो भी क्लियर नहीं है कि वो जो है रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में अगर हम जो है अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो जो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही होगा और उसको जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम फॉलो कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी। साइंटिफिक मेथड में क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे हम, ट्रेडिशनल मेथड को
फॉलो करेंगे, जो कि थ्रू वर्क स्टडी करके यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, और जो बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, एंड डेवलपिंग ए स्टैंडर्ड मेथड, एक स्टैंडर्ड मेथड को डेवलप करेंगे विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जा सके। According to Taylor, even a small production activity like loading pigs of iron into boxcar can be scientifically planned and managed. टेलर का ये मानना है कि कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी उसको भी हमें जो है साइंटिफिक प्लानिंग के साथ करना चाहिए। जैसे कि कोई भी जो है आयरन बार है उन बॉक्स में लोड करने के लिए भी हमें साइंटिफिक प्लान और मैनेज जो थ्योरी है उसका यूज करना चाहिए। दिस कैन रिजल्ट सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल। इससे जो है ह्यूमन एनर्जी की सेविंग होगी और जो वेस्टेज है वो कम होगा, और टाइम और मटेरियल की भी हमें बचत होगी। द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस, ग्रेटर वुड बी द सेविंग। प्रोसेस जितनी अच्छी तरीके से होगी उतनी ही जो है सेविंग होगी। In the present context, the use of internet has brought about dramatic improvements in internal efficiency and customer satisfaction. प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है इसमें इंटरनेट का यूज करके हम एक ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो इंटरनल जो एफिशिएंसी है उसको भी बढ़ा सकते हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। मीन्स जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जो है इंटरनेट के बिना कोई काम नहीं हो सकता, तो उसका यूज करके हम जो है एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट का सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब है कि हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी बनाए रखनी आवश्यक है, हम उसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते, और मतभेद होना, डिसहार्मनी होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होता है। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन implied that managers serve as a link between the owner and the workers। जो प्रोडक्शन का जो फैक्ट्री सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स जो है वो ओनर और वर्कर्स के बीच में एक लिंक के रूप में काम करते हैं। Since as managers they had the mandate to get work done, वो मैनेजर होने के नाते उनका काम है कि वो जो है काम को करवाएं फ्रॉम द वर्कर्स से। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अप्रिशिएट दैट देयर always existed the possibility of a kind of class conflict, the managers versus workers। वर्कर से जो काम करवाना है वो इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होती है कि वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो है एक गैप होता है क्लास का, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। टेलर रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस कन्फ्लिक्ट हेल्प्ड नन, द वर्कर्स, द मैनेजर्स और द फैक्ट्री ओनर्स। टेलर ने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, ये किसी के लिए भी हेल्पफुल नहीं है, ना वर्कर्स के लिए, ना मैनेजर्स के लिए, और ना फैक्ट्री ओनर्स के लिए। अगर इन तीनों के बीच में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वर्कर्स काम छोड़ देंगे, मैनेजर्स और जो ओनर है वो वर्कर्स को जो है सही से सैलरी नहीं देंगे, जिससे कि तीनों का ही नुकसान होगा। He emphasized that there should be complete harmony between the management and workers। टेलर जो है उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है उनके बीच में बिल्कुल हार्मनी होनी चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इम्पोर्टेंट। दोनों को यह रियलाइज होना चाहिए कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मीन्स अगर वर्कर जो है वो काम नहीं करेंगे
तो ऑर्गेनाइजेशन में काम बंद हो जाएगा और इससे कोई फायदा तो नहीं हो सकता, उससे कंपनी का लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और अगर ओनर जो है वो जैसे ओनर और वर्कर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है और अगर ओनर वर्कर से खुश नहीं है तो वो उनको जो है पेमेंट जो देगा सैलरी के रूप में या बोनस के रूप में, वो सही नहीं देगा। उनको या तो कम सैलरी देगा या तो बोनस तो बिल्कुल ही नहीं दे पाएगा, इंसेंटिव वगैरह नहीं देगा। इससे वर्कर्स का भी नुकसान होगा। तो जो कन्फ्लिक्ट होता है उससे दोनों का ही लॉस हो सकता है। और कन्फ्लिक्ट किससे होता है कि अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। To achieve this, state Taylor called for complete mental revolution on the part of both management and workers. इसलिए टेलर जो है वो कहते हैं कि मेंटल जो रिवोल्यूशन है वो दोनों के लिए ही आवश्यक है, मैनेजमेंट के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। इन सच ए सिचुएशन इवन ट्रेड यूनियंस विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक एटसेट्रा। और इस सिचुएशन में जो ट्रेड यूनियंस हैं वो जो है स्ट्राइक पे जाने के लिए नहीं सोचेंगी। मीन्स अगर वर्कर्स और ओनर के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो जो ट्रेड यूनियंस है उनको चांस नहीं मिलेगा किसी भी तरह की स्ट्राइक करने का। और वर्कर्स और ओनर के बीच में अगर हार्मनी रहेगी, अगर वर्कर जो है अपना बेस्ट देंगे काम को करने के लिए और ओनर जो है जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से जो इंसेंटिव वगैरह या जो भी शेयर वर्कर्स का बनता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उन दोनों में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और जो ट्रेड यूनियंस है वो कभी भी स्ट्राइक पे जाने के लिए नहीं सोचेंगी। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। मैनेजमेंट को क्या है कि अपने जो गेन हुए हैं, जो प्रॉफिट हुआ कंपनी में, उसको वर्कर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड। और वर्कर्स को भी जो है हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर कर सके। एंड विल एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। और उनकी वर्कर्स की इच्छा होनी चाहिए कि वो जो है कंपनी में कुछ अच्छा ही हो। बोथ शुड बी पार्ट ऑफ द फैमिली। जो वर्कर्स हैं और ओनर्स हैं वो एक फैमिली के पार्ट है। जैसे कि किसी फैमिली में जो है बड़े बूढ़े होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं, वो सभी एक फैमिली का पार्ट है। उसी तरह से वर्कर्स और ओनर सभी जो है एक फैमिली का पार्ट है आपस में। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है जिसमें यहाँ पर एक वर्कर है जो कि प्रोडक्शन का काम करता है और एक मैनेजर या ओनर लगा लो आप, वो दे रख वो है जो कि वर्कर्स ने जो हार्ड वर्क किया है उसके लिए उसको बोनस दे रहे हैं क्योंकि उनकी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है। इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी बनी रहती है। अकॉर्डिंग टू टेलर, prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employees and vice versa. According to Taylor, prosperity जो है एक employer की मीन्स जो रोजगार देता है किसी वर्कर को, उसकी जो है बनी नहीं रहेगी, कैन नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं रहेगी अगर वो जो है अपने एम्प्लॉय की प्रॉस्पेरिटी के बारे में नहीं सोचता है। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है कि वर्कर्स को अपने ओनर के बारे में सोचना पड़ेगा और ओनर को अपने वर्कर के बारे में सोचना पड़ेगा। जापानीज वर्क कल्चर इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ सच ए सिचुएशन। इस सिचुएशन का जो है जापानी जो वर्क कल्चर है वो एक एग्जांपल है। इन जापानीज कंपनी पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। जापानी जो कंपनी है उसमें पैटर्नलिस्टिक स्टाइल जो है मैनेजमेंट की लागू की जाती है। देयर इज ए कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। वहां पर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो है ओपननेस होती है। मीन्स मैनेजमेंट में अगर किसी को वर्कर्स से कुछ कहना है तो वो उनसे कह सकते हैं और वर्कर्स अगर चाहते हैं कि जो काम है वो सही से नहीं हो रहा है या उनको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है वो सही नहीं है तो वो मैनेजमेंट से बोल सकते हैं।
तो इस तरह से अगर कई बार क्या होता है ना कि जो लोअर लेवल पे जो वर्कर काम करते हैं उनको जो है कोई अगर किसी चीज की जैसे कमी है या कहीं पे कोई भी जैसे कोई मशीन ही लगा लो आप, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन वर्कर्स को ज्यादा होगी ना कि ओनर को। तो हमें जो है वर्कर्स से भी सजेशंस लेने चाहिए। If at all workers go to strike, they wear a black badge but work more than normal working hours to gain the sympathy of the management. जापानी जो कंपनीज होती हैं उनमें क्या होता है, अगर वर्कर स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्लैक बैज होता है वो अपने जो है कोट पे टंगा लेते हैं, बट वर्क मोर देन नॉर्मल वर्किंग आवर, लेकिन वो जो काम है वो नॉर्मल वर्किंग आवर से भी ज्यादा करते हैं टू गेन द सिंपैथी ऑफ द मैनेजमेंट, ताकि वो मैनेजमेंट से सिंपैथी को अर्न कर सके। लेकिन अगर हमारे इंडिया में स्ट्राइक होती है तो क्या होता है कि वर्कर्स बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, जो आपसी कन्फ्लिक्ट है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी, यहाँ पर जो टेलर का कहने का मतलब ये है कि हमें जो है हार्मनी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। थर्ड जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मीन्स हमें कोऑपरेशन करना है, हर किसी को एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, ना कि अपने आप को ही बस बढ़ावा देना या अपने आप को ही ज्यादा वैल्यू देना। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। जो टेलर के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं कि हमें जो है लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो है कोऑपरेशन का होना आवश्यक है, ना कि इंडिविजुअलिज्म, कि ना कि वो लेबर अपने आप को ही जो है अहमियत दे और मैनेजमेंट अपने आप को। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो हार्मनी जो प्रिंसिपल जो पहले था उसी का एक्सटेंशन है। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। दोनों को ही पता होना चाहिए, लेबर को भी और जो है मैनेजमेंट को भी, कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फॉर दिस मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉय। और तो इसलिए क्या है कि मैनेजमेंट को अपने जो कान जो है बंद नहीं रखने चाहिए। जो एम्प्लॉइज जो है अगर कोई सजेशन देता है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दे शुड बी रिवार्डेड फॉर देयर सजेशंस विच रिजल्ट इज सब्सटेंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट। और उनको रिवार्ड देना चाहिए, हो सकता है कि उनका जो सजेशन है वो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम कर पाए। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, अगर कोई मशीन खराब है तो उसका जो उसके बारे में वर्कर को ज्यादा पता होगा, तो इसलिए हमें वर्कर से भी सजेशन लेने चाहिए। दे शुड बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। वो जो है मैनेजमेंट का एक हिस्सा होना चाहिए। इफ एनी इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन, अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वर्कर शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। वर्कर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है। मीन्स अगर जैसे कि कंपनी कोई चेंज करना चाहती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको वर्कर्स से ये बात बतानी चाहिए कि हम किस तरह से क्या चेंज करने जा रहे हैं, तो वर्कर्स को भी पता लगे। अगर अचानक से कोई चेंज कर देते हैं तो फिर वर्कर्स को पता नहीं लग पाता कि क्या अचानक से क्या ये चेंज कैसे हो गया, और वो जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं। At the same time, workers should desist from going on strike and make unreasonable demands on the management. इससे क्या होगा ना, अगर वर्कर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेकर मैनेजमेंट काम करेगा तो इससे वो स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, और जो उनकी अनरीजनेबल डिमांड है वो भी मैनेजमेंट के ऊपर नहीं थोपेंगे। In fact, when there will be open communication system and goodwill, there will be no need for even a trade unions. अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से रहेगा, मीन्स वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते टाइम
जो हेजिटेशन नहीं रखेंगे तो जो ट्रेड यूनियंस है उनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट whereby the employer take care of the need of employees। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल जो मैनेजमेंट की है उसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है जिसने रोजगार दिया है वो एम्प्लॉय की जो नीड्स है उनकी टेक केयर करता है। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। टेलर के अकॉर्डिंग जो है वर्कर्स और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इक्वल डिवीजन होना चाहिए उनका। फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। जो है प्रत्येक की एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी के लिए डेवलपमेंट करना। एज सच साइंटिफिक मैनेजमेंट आल्सो स्टूड फॉर वर्कर्स डेवलपमेंट। जैसे कि साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स का डेवलपमेंट चाहता है। वर्कर्स ट्रेनिंग वाज एसेंशियल। वर्कर्स की जो ट्रेनिंग है वो आवश्यक है। टू लर्न द बेस्ट मेथड डेवलपमेंट एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच में इम्पोर्टेंट है कि जो वर्कर्स है उनके लिए जो ट्रेनिंग हो और उनका डेवलपमेंट के लिए बेस्ट मेथड को लर्न किया जाए। Taylor was of the view that the concern for efficiency could be built in right from the process of employee selections। टेलर मानते थे कि जो एफिशिएंसी का जो कंसर्न है उसको सही फॉर्म में हम बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? हमने जो एम्प्लॉइज का जो सिलेक्शन करना चाहिए उसके लिए जो प्रोसेस जो यूज करते हैं वो सही होनी चाहिए। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज सिलेक्ट किए जाते हैं वो साइंटिफिकली सिलेक्ट करने चाहिए। देन वर्क असाइन्ड शुड सूट हर हिज फिजिकल मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। और फिर उनको उनकी फिजिकल मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको वर्क असाइन करना चाहिए। टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। और अगर आवश्यक हो तो उनको जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। मीन्स जैसे कि हमें जो है किसी कंपनी में जैसे कि किसी सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट करना है तो उसके लिए हम जो है क्या देखेंगे कि उसके एक तो उसका फिजिकल देखेंगे कि वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए सही है कि नहीं, मेंटली, और उनके अंदर क्या क्या उसके पास क्या डिग्री है। अगर किसी हम एमबीए किए हुए बंदे को अगर हम सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं तो वो जो है अपनी एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका यही ध्यान रहेगा कि मैंने इतनी डिग्री अचीव की और उसके बाद मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है। इसी हिसाब से अगर हम किसी जैसे कि ग्रेजुएट बंदे को अगर मैनेजर की पोस्ट पे लगा देंगे तो जो है उसको नॉलेज नहीं है कि हमें मैनेजमेंट किस तरह से करूंगा। तो इसके लिए हम जो है जो एम्प्लॉय है उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको काम देंगे। और अगर किसी एम्प्लॉय को हमने अपॉइंट किया तो उसमें कि अगर उसमें जैसे कि उसको उस चीज की नॉलेज नहीं है, मतलब कि उसको कम आता है वो, तो उसको उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे कि वो उस काम को प्रॉपर तरीके से कर सके। एफिशिएंट एम्प्लॉयज वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। जो एफिशिएंट एम्प्लॉय होते हैं वो अधिक से अधिक जो है प्रोडक्शन करेंगे और अर्न मोर और अधिक से अधिक कमा पाएंगे और जो है कॉस्ट की कटिंग कर पाएंगे। दिस विल एंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। और इससे जो है वर्कर्स की भी और कंपनी की भी जो है एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। फ्रॉम द foregoing discussion, it is clear that Taylor was an ardent supporter of use of scientific method of production in business। इस डिस्कशन से क्लियर हुआ है कि जो टेलर जो थे वो पैशनेट थे इस बात में कि जो साइंटिफिक मेथड जो है प्रोडक्शन के बिजनेस में वो ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। Okay students, thank you. Please like and share my video and subscribe my channel.